नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम प्रतिबिंब में, जो कि है आपकी सांस्कृतिक चेतना का दर्पण। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कला, संस्कृति, सभ्यता और रंगमंच से जुड़ी हुई झलकियां लेकर हम प्रस्तुत होते हैं आपके सामने। प्रदेश भर में क्या कुछ हो रहा है, भोपाल में क्या कुछ हो रहा है, ये सब हम आपको बताते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो आइए सबसे पहले हमारे इस खास कार्यक्रम में आज आपको बताते हैं कि भारतीय शास्त्रीय संगीत का क्या महत्व है। यानी कि आप समझ ही गए होंगे कि हमारी पहली प्रस्तुति है भारतीय शास्त्रीय संगीत की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विश्व की सबसे प्राचीनतम और समृद्ध संस्कृतियों में से एक है भारतीय शास्त्रीय संगीत। इसका आधार है स्वर, ताल और राग। दर्शकों, मुझे बताते हुए आप बहुत ज़्यादा गर्व हो रहा है कि इसका उल्लेख सामवेद और साथ ही साथ भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में देखने के लिए मिलता है। और भारतीय शास्त्रीय संगीत सिर्फ मनोरंजन का साधन ही नहीं है, बल्कि साधना, आत्मिक शांति और आध्यात्मिक की ओर बढ़ने का एक मार्ग भी है। तो आइए दर्शकों, हम आपको सबसे पहले कार्यक्रम में दिखाते हैं इस भारतीय शास्त्रीय संगीत की ये झलकी।
दर्शकों, आइए इस प्रस्तुति के बाद हम आपको लिए चलते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में, जहां घूमना या देखना एक अनुभव के जैसा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत विविधताओं का देश है और हर क्षेत्र की अपनी एक अलग संस्कृति है। तो दर्शकों, ये म्यूजियम, ये संग्रहालय सिर्फ इन चीज़ों को संजोकर नहीं रखता, बल्कि उन संस्कृतियों को समेटे हुए है जो इन्हें देखता है वो इनमें खो जाता है। भोपाल स्थित बड़ी झील के किनारे और श्यामला हिल्स पर इस संग्रहालय को बसाया गया है, जो अपने आप में बहुत ही सुंदर है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी। पूरे देश में मानव संग्रहालय का नाम गर्व से लिया जाता है और सभी संग्रहालयों में से मानव संग्रहालय एक अलग ही पहचान रखता है। यहाँ पर हर एक क्षेत्र की, हर एक राज्य की संस्कृति के ग्राम और वहाँ की संस्कृति को संजोकर उसका एक अस्तित्व बनाया गया है, जिसे आप एक ही जगह पर देख सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि इस संग्रहालय का जन्म हुआ, यानी कि इसको स्थापित किया गया सन 1977 में। मानव संग्रहालय की स्थापना वर्ष 1977 में भारत की सांस्कृतिक विविधता, जनजातीय परंपराओं और लोक जीवन के संरक्षण तथा अध्ययन के उद्देश्य से की गई थी। संग्रहालय भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यह संग्रहालय केवल प्राचीन वस्तुओं का संग्रह नहीं, बल्कि मानव सभ्यता की विकास यात्रा, हमारी सांस्कृतिक विरासत और जनजातीय जीवन का एक जीवंत दस्तावेज है। आइए हम आपको लिए चलते हैं मणिपुर गेट की तरफ। इस समय हम जिस भव्य प्रवेश द्वार को देख रहे हैं वह है कांगला सनाथोंग, मणिपुर के ऐतिहासिक कांगला किले के पश्चिमी राजद्वार की प्रतिकृति। कांगला मणिपुर की प्राचीन राजधानी रही है और सदियों तक यह केवल राजनीतिक सत्ता का ही नहीं, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था का भी प्रमुख केंद्र रहा है। संग्रहालय में स्थापित यह द्वार मणिपुर की पारंपरिक स्थापत्य कला, इतिहास और सांस्कृतिक पहचान का उत्कृष्ट उदाहरण है। लकड़ी की नक्काशी, पारंपरिक डिज़ाइन और इसकी विशिष्ट संरचना उत्तर पूर्व भारत की प्रसिद्ध कलात्मक परंपरा का परिचय कराती है। यह केवल एक प्रवेश द्वार नहीं, बल्कि मणिपुर की ऐतिहासिक विरासत और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक है। मानव संग्रहालय की यही विशेषता है कि भारत के विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक पहचान को उनके मूल स्वरूप के साथ यहाँ जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस द्वार के सामने खड़े होकर ऐसा महसूस होता है मानो हम कुछ ही क्षणों में मध्य प्रदेश से सीधे मणिपुर की सांस्कृतिक धरती पर पहुँच गए हों। मैं गौरव, मैं हरियाणा से आज मध्य प्रदेश के जिला भोपाल में आया हुआ हूँ और यहाँ पे एक इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है, जो कि अपने भारत की सभी जनजातियों के जो कलाकृतियाँ हैं उनको समेटे हुए है। ये श्यामला हिल्स में पड़ता है और ये कम से कम 200 से 250 एकड़ में फैला हुआ है। तो यहाँ पे अगर पूरे भारत को हमें एक साथ देखना है तो इससे अच्छी जगह कुछ नहीं हो सकती। नेचर के बीच में इतनी शांति और सुकून है, तो आप सभी से अनुरोध है एक बार यहाँ ज़रूर विजिट कीजिए। दर्शकों, जैसा कि आपने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की सैर की, तो आइए अब इसके बारे में कुछ खास बातें भी जान लेते हैं। तो आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं मानव संग्रहालय के जनसंपर्क अधिकारी श्री हेमंत परिहार जी के पास। आज आप इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय परिसर में हैं। ये संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार का एक संस्थान है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय 200 एकड़ के भूभाग में फैला हुआ है। ये देश का ही नहीं, अपितु विश्व के सबसे बड़े संग्रहालयों में से एक है। ये मानव शास्त्रीय संग्रहालय देश की विभिन्न जनजातीय संस्कृतियों को और लोक संस्कृतियों को अपने यहाँ प्रदर्शित करता है। संग्रहालय के अंदर इंडोर एग्जीबिशंस, आउटडोर एग्जीबिशन, कई तरीके की प्रदर्शनियाँ हैं। इंडोर एग्जीबिशन जो बिल्डिंग हमारी है उसका नाम बीती संकुल है, उसमें 12 विभिन्न दीर्घाएँ हैं। आउटडोर एग्जीबिशन के अंदर माइथोलॉजिकल ट्रेल, ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी पार्क, डेजर्ट विलेज, कोस्टल विलेज, इस तरीके की प्रदर्शनियाँ हैं। आज आप जिस प्रदर्शनी को यहाँ संग्रहालय परिसर में देख रहे हैं, इसका नाम है कुम्हारपारा। कुम्हारपारा जो प्रदर्शनी है उसको पॉटर्स विलेज के नाम से भी जाना जाता है। इसमें देश के विभिन्न राज्यों की जो पॉटरी से रिलेटेड मिट्टी के बर्तन बनाने की जो कला है यहाँ प्रदर्शित की गई है। उसके पास में ही दूसरी प्रदर्शनी जो हमारी है उसका नाम है ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी पार्क। उसमें जो ट्रेडिशनल पारंपरिक तकनीकी ज्ञान है उसको प्रदर्शित किया गया है।
जिसमें बगैर बिजली के, बगैर पावर के उपयोग के किस तरीके से प्राचीन समय में सिंचाई की जाती थी। जैसे मणिपुर का जो उसके अंदर सिंचाई का पद्धति दिखाई गई है, उसमें बगैर बिजली के पानी की फोर्स से आटे की चक्की चलाई जाती है, धान की कुटाई की जाती है। इसी प्रकार उत्तराखंड के अंदर जो पंचक्की है, उसमें पानी जो पहाड़ों से पानी का जो फोर्स से पानी आता है, उस पानी के फोर्स से बगैर बिजली के चक्की को चलाया जाता है। मध्य प्रदेश में जो रहट का उपयोग सिंचाई के लिए होता था, पानी को कुएं से निकालने के लिए होता है, उसके अंदर डिस्प्ले किया गया है। बिहार की मधुबनी का मखाने बनाने की कला प्रदर्शित की गई है। आंध्र प्रदेश के चूने की बनाने की कला प्रदर्शित की गई है। इस तरीके से विभिन्न प्रकार के जो तकनीकी विकास है देश का, वो वहाँ को प्रदर्शित करने के लिए रखा गया है। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, यानी कि श्रावण मास भी आने वाला है। और श्रावण मास यानी कि सावन के महीने में अगर हम वृक्षारोपण करते हैं तो ये सबसे बेहतरीन और सबसे ज़्यादा अच्छा समय होता है। पूछिए क्यों? वो इसीलिए क्योंकि इस समय नए पौधों को और भी ज़्यादा संरक्षण मिलता है। उनके वजह से प्रकृति खिल जाती है और उन्हें संरक्षण के साथ साथ बड़े होने में कोई तकलीफ नहीं आती। और इसके साथ साथ हमें भी एक संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने जीवन में एक पौधा ज़रूर लगाएंगे। तो दर्शकों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप भी अपने घर में या अपने घर के आसपास एक पौधा ज़रूर लगाएं, क्योंकि प्रकृति से हमें बहुत कुछ मिलता है। और अगर हम प्रकृति के लिए कुछ योगदान कर सकते हैं तो वो है वृक्षारोपण। और हमें इसके लिए दूसरों को भी कहना चाहिए कि आइए हम सब मिलकर वृक्ष लगाते हैं, क्योंकि पेड़ पौधों से हम हरियाली महसूस करते हैं और साथ ही साथ हमारी प्रकृति स्वस्थ रहती है, जो हमें स्वस्थ रखने में मदद करती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपको बताती हूँ, पेड़ लगाओ आया सावन, हर बिरवा तुलसी सा पावन, वृक्षों में बसते भगवान, अगर सके मानव पहचान, पर्वत पर्वत करे पुकार, हमको दो जंगल का प्यार, पेड़ लगाना पुण्य महान, काशी काबा तीर्थ समान। तो आइए संकल्प के साथ आपको लिए चलते हैं सीधे गुलाब उद्यान। प्रकृति केवल हमारे जीवन का आधार नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी आस्था और हमारे अस्तित्व का भी अभिन्न हिस्सा है। जब धरती पर सावन की पहली फुहार पड़ती है तो मौसम ही नहीं बदलता, बल्कि प्रकृति भी नए जीवन से भर उठती है। भारतीय परंपरा में हम सावन के नाम से जाने जाने वाले इस मास में हरियाली, नवजीवन और प्रकृति के उत्सव को मनाते हैं। यही कारण है कि इस पावन माह में वृक्षारोपण का विशेष महत्व बताया गया है। वर्षा ऋतु में लगाए गए पौधों को जीवित रहने की संभावनाएं अधिक होती हैं, इसीलिए नए समय पर नए पौधे लगाने का सबसे उपयुक्त समय यही माना जाता है। एक वृक्ष केवल छाया ही नहीं देता, बल्कि हमें प्राणवायु, स्वच्छ वातावरण, जल संरक्षण, जैव विविधता और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य भी प्रदान करता है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन, बढ़ते तापमान और पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रही है, तब प्रत्येक व्यक्ति एक छोटा सा प्रयास भी बड़े परिवर्तन की शुरुआत बन सकता है। हम सभी का ये संकल्प होना चाहिए कि हर वर्ष कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं, उसकी देखभाल करें और उसे एक वृक्ष बनने तक संरक्षण दें, क्योंकि पौधा लगाना केवल पर्यावरण संरक्षण नहीं, बल्कि जीवन संरक्षण का संकल्प है। याद रखिए, वृक्ष केवल आज की आवश्यकता नहीं, बल्कि आने वाले कल की सबसे बड़ी पूंजी है। तो दर्शकों, आइए आज आपको सीधे लिए चलते हैं भोपाल स्थित गुलाब उद्यान में, जहां के वरिष्ठ अधिकारी श्री सैफी जी से हमने बातचीत की है। तो आइए उस बातचीत में आप भी शामिल हो जाइए। मैं आज आपको, जो कि आप जानते हैं कि मौसम बरसात का शुरू हो चुका है और चारों तरफ हरियाली, खुशहाली का मौसम आ चुका है, तो इसमें जो हमारे शहरी बंधु हैं वो भी काफ़ी इसमें इंटरेस्ट आजकल ले रहे हैं। हम लोग पर्यावरण के प्रति सचेत हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारा जो पर्यावरण स्वच्छ हो और हमको अच्छी हवा, साफ़ सुथरी हवा मिले। आज के माहौल में हम लोग फ्लैट सिस्टम आ गया, छत जगह कम है, हम लोग या तो छतों पे आजकल अपने उद्यानिकी शौक पूरा करते हैं या टेरेस के ऊपर करते हैं। तो ये इसलिए बहुत अच्छा मौसम है। इसमें आप ग्रो बैग का यूज़ करें। ग्रो बैग आते हैं हर साइज़ के अंदर पैकेट। ग्रो बैग से वाला होता है पन्नी का मोटर, पन्नी होती है मोटी, इसके अंदर आप मोटी होती है, वो ख़राब नहीं होती। इसके अंदर पर्याप्त मात्रा में गोबर की खाद, मिट्टी
और आपका रेत में लाकर ऊपर छत पे रखें या टेरेस के ऊपर रखें। और इस मौसम में लाके आप हर किस्म के पौधे, चाहे सब्जी वाले हों, चाहे अलंकृत हों, चाहे आपके वानिकी पौधे हैं, उनके ऊपर लगाइए और उसके अंदर आप रोपण कीजिए। उसमें पर्याप्त मात्रा में बीच बीच अगर बारिश नहीं होती है तो पानी दीजिए और उसमें अच्छे लगते हैं। वो पेइंग गेस्ट है, हम बहुत रिसेंटली पेश आते हैं उससे। रिसेंटली ना करिए, आपको घर का ही आदमी है। घर का आदमी है, सच पूछो तो उसकी जरूरत ही नहीं थी। लेकिन वो बहुत भावुक है। अरे आपने उसको ठीक से देखा ही कभी? दिन भर आप रहते हैं दफ्तर में और वो आपके सामने आते ही घबराता है। उसे तो मैं ही जानती हूँ। 4 महीने हुए आए हुए, अब जाके जरा जरा वोट पूछते हैं। देखो ये पेइंग गेस्ट वाली बात है ना, मुझे शुरू से ही नापसंद थी। अरे हज़ार 1,500 में क्या होने वाला है हमारा? अब क्या हम उस लड़के से पैसे कमाने चले गए? तो अगले साल से ये झंझट नहीं होगा हमारा। उसके लिए बहुत वक्त पड़ा है अभी। ये लो तुम्हारी दवा। रख दो। 5 बज चुके। कहाँ ना रख दो? अरे भाई खा लो ना, ले आई है तो अभी खा लो। ले लेंगी तो मुझे बुरा कैसे लगेगा? अरे पानी ले आओ। सुनील, ये गोली वोली खाना बंद कर दें क्या? अब क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, इसलिए ये छुट्टी इन गोलियों की। देखो पागल मत बनो। एक बार कोर्स शुरू किया है, उसे पूरा कर ही लो। ये क्या हुआ है? बहस में क्या रखा है? तो एक बार तुमने कोर्स शुरू किया है तो उसे पूरा कर डालो। बस कोर्स शुरू किया है तो पूरा कर डालूं। अरे तुमसे तो बात करना भी आपस में लेना है आजकल। आपसे कहते ही कौन है, मुझसे बात कीजिए। जानते हैं इस घर में मुझे राजू की जरूरत क्यों है? क्योंकि वही एक है जो मुझसे आगे होकर बात करता है। वरना एक का मुंह तो पूरब की तरफ, दूसरे का पश्चिम की तरफ। कैसे काटूं इस घर में पूरा पूरा दिन, कैसे? अरे चिल्लाओ मत। आप भी ठीक से बात किया करें। अच्छा बाबूजी ने बताया अपनी माँ से पूछो। बाहर जा। कहीं नहीं जाना है? डैडी, लिलिया, क्यों क्यों नहीं जा सकती मैं बाहर? अपनी माँ से ही पूछो। कहीं नहीं जाना। चलो बेटा, अरे हाँ, बात करो। क्या बात होती चिल्लाने की? वही जो जिद पर कराती है, जब देखो तब मुझे को नीचा दिखाने की कोशिश करती है वो। चिल्लाओगी इस पर, ऐसे चिल्लाओगी? हो गई
तो दर्शकों, आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा? हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये अंक आपको बेहद पसंद आया होगा। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, तो चलिए इस वादे के साथ कि हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, प्रदेश भर की हलचल और ख़ास सांस्कृतिक कार्यक्रमों को एक धागे में पिरोकर आपके सामने लाएंगे। तब तक के लिए मुझे यानी श्वेता को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।